राजीव का कहना है कि गेट 2001 के क्वेश्चन में क्या था, लोड रेसिस्टिव था, लेकिन यहाँ लोड मेंशन नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है राजीव, मैं कमेंट पूरा देखा हूँ। पिछला लेक्चर जो आप नहीं देखे हो, जो लोग भी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले, इधर आई बटन पे मैं दे दूंगा। उसके बेस पे उस पर जो कमेंट आए थे उसको पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसे डिस्कस करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले एक एक करके कमेंट देख लेते हैं। राजीव वैसा नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। संध्या सर, ईएमएफ का वैल्यू चेंज कर रहा है एज पर द रिएक्टेंस वैल्यू, तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के अनुसार ईएमएफ भी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल राइट है आप संध्या, बिल्कुल सही बोल रही हो, और इसी पे हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। प्रकाश का कहना है कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए सब ट्रांजिएंट मिलता है, इसलिए बिफोर एंड आफ्टर फॉल्ट ईएमएफ सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रकाश। ईएमएफ विल डिपेंड अपॉन द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें थोड़ा करेक्ट करो, इस वीडियो को देखो ध्यान से। उसके बाद और भी हैं कुछ, बहुत सारे कमेंट है जिसका मैं रिप्लाई दे दिया हूँ। एक अच्छा कमेंट मेरे पास आया था, उसका मैं बता रहा हूँ। रौनक, यस रौनक गौतम, जिन्होंने बहुत ही सही से एक्सप्लेन किया और उसका रीज़न भी दिया। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, इसका रीज़न रौनक को नहीं पता, क्योंकि वो बुक में नहीं मालूम, बुक में नहीं दिया हुआ है। आई थिंक ये स्टीवेंसन रौनक पढ़े होंगे, स्टीवेंसन में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो स्टीवेंसन के अनुसार आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रीज़न नहीं दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है ना। वो सीधे बोल दिया गया है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इन सीरीज विद सब ट्रांजिएंट ईएमएफ। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे उसके रीजन के साथ। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखो, ठीक है। रौनक का करेक्ट था, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट था। और भी हैं, उदित हैं, वो भी थोड़ा दिमाग लगाए हैं, सही है। सुमन, साहिल, सबको ही अपना अपना दिमाग लगाए, सबको रिप्लाई भी मिला होगा आई थिंक कमेंट का। तो सारा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, बस एक बार देखता हूँ कि मतलब आज क्या हम लोग करेंगे, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको मैं क्यों बोला था कमेंट करने को, उसका वजह है। कमेंट करने से क्या होता है कि आप मेरे से इंटरेक्ट करते हो, तो मुझे समझ में आता है कि आप किस पोजीशन पे हो, और बेस्ड ऑन दैट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि मैं उस चीज़ों को इंक्लूड कर लेता हूँ जो आपका डाउट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आप कमेंट करके हमारे साथ आप डिस्कस करोगे तो उससे आपका प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? सो वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जहां पिछले वाले लेक्चर छोड़ा था। अगर कोई नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो और उसके बाद इस लेक्चर को देखो। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक गेट 2001 का प्रॉब्लम, और गेट 2001 में क्या था कि ईएमएफ को कांस्टेंट मान लिए थे, और कांस्टेंट मानकर और आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट वो सब ट्रांजिएंट करंट निकाले थे। लेकिन उस प्रोसीजर को अगर हम गेट 2020 में अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसीजर गलत हो जाता है, राइट। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज एक अच्छा सा पेन और पेपर ले लो, नोट्स ले लो, और नोट्स में इंक्लूड करो और टॉपिक दो, व्हेन रिएक्टेंस ऑफ द अल्टरनेटर बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट चेंजेज। टॉपिक का क्या नाम होगा? टॉपिक का नाम होगा व्हेन रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर before and after the fault changes। उस केस में हमको कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी पिछला लेक्चर देखे हैं उस लेक्चर को ध्यान से देखना, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम टॉपिक क्या दिए? रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर जब भी चेंज होगा बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट, उस केस में हम किस तरह से 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अब आपका सवाल ये होगा कि रिएक्टेंस तो सर चेंज होता ही है ना। ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो किसी भी 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट में बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट अगर अल्टरनेटर के टर्मिनल पे हो रहा है तो उसका रिएक्टेंस चेंज होगा। लेकिन अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें देखना, या तो आपको एक रिएक्टेंस दिया होगा XD डबल डैश, बिफोर भी वही आफ्टर भी वही, या तो XD दिया होगा बिफोर भी वही आफ्टर भी वही। ऐसा नहीं हुआ है कि बिफोर आपको XD दिया हो और आफ्टर XD डबल डैश दिया हो। ऐसा बहुत रेयर हुआ है। एक 2001 में आया है और एक 2020 में आया है। उसके बाद जितना भी था सब में हम रिएक्टेंस को सेम ही रखे थे, इसलिए उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था। तो ये टॉपिक जो है व्हेन रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर चेंजेस, उस केस में आपको क्या करना है? इस केस में यू हैव टू मेक द 3 सर्किट। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको 3 सर्किट बनाना है। अच्छे से नोट्स बनाना, उसके बाद कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। पहला सर्किट क्या होगा? स्टेडी स्टेट सर्किट। मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा सर्किट क्या होगा? सर्किट जस्ट इमीडिएटली
बिफोर फॉल्ट। मतलब ये बात कर रहा है अगर फॉल्ट t इज इक्वल टू 0 पे है, दैट मीन्स कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे कैसा होगा सर्किट, एक ये। और तीसरा, सर्किट जस्ट आफ्टर द फॉल्ट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। ये तीन सर्किट आपको बनाना है। तीनों सर्किट का कुछ वैल्यू है, कुछ वजह है, रीजन है, इसके वजह से हम तीन सर्किट आपसे बना रहे हैं। जनरली आप देखो तो 2 सर्किट से काम हो जाता है, लेकिन आपको मैं बोलूंगा 3 सर्किट बनाओ। अब तीनों सर्किट कैसे बनाना है, देखिए जब भी आप स्टेडी स्टेट सर्किट बनाएंगे तो स्टेडी स्टेट सर्किट में आप जो लेंगे वो ईएमएफ, स्टेडी स्टेट ईएमएफ लेंगे और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस लेंगे। सर्किट जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट में जो आप सर्किट लेंगे, इसमें आप लेंगे सब ट्रांजिएंट ईएमएफ ईजी डबल डैश, अगर सब ट्रांजिएंट की बात किया है तो, और एक्सडी डबल डैश, या अगर ट्रांजिएंट की बात करेगा तो ईजी डैश एक्सडी डैश। एंड आफ्टर द फॉल्ट तो आपको पता ही है, आफ्टर द फॉल्ट आपको क्या लेना है, आफ्टर द फॉल्ट आपका हमेशा जो होगा वो ईजी डबल डैश और एक्सडी डबल डैश। क्लियर? तो ये 3 सर्किट आपको बनाना है और इस 3 सर्किट को बनाने के बाद आप इजीली कोई भी चीज क्रैक कर सकते हो और कोई भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको ओमिट करके आपको बताता हूं कि किस तरह से आगे आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, पिछला अगर आप लेक्चर देखे होगे तो उसमें मैं क्वेश्चन लिया था गेट 2020 का, जिसका मैं पूरा अच्छे से लिखा था क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का है। मैं अभी सिर्फ वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। आप पिछले वाले लेक्चर से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, या फिर मैं यहाँ पॉपअप करा दूंगा। तो उसमें क्या वो दिया हुआ था, स्टेडी स्टेट ईएमएफ दिया हुआ था, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ था, और आपसे पूछ रहा था कि फॉल्ट हुआ जनरेटर टर्मिनल पे तो बताओ सब ट्रांजिएंट ईएमएफ क्या होगा। तो इसी सर्किट को, इसी को हम सोल्व करते हैं, जो मैं आपको बताया था 3 सर्किट आपको बनाना है उस पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ, देखो एक जनरेटर है, हमें नहीं मालूम इसका ईएमएफ कितना है, मान लीजिए ईजी है, ठीक है। जब इसका ईएमएफ ईजी है और यहां पे आपका दिस इज एक्सडी है, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है वीटी, जो कि 1 पर यूनिट हम मान के चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ है। अब मुझे बताओ, मान लो मैं यहां लोड लगाता हूं, किसी भी काइंड ऑफ लोड, चाहे वो रेसिस्टिव लोड है या इंडक्टिव लोड हो, किसी भी टाइप का अगर हम लोड लगाते हैं तो आप मुझे बताओ इसमें करंट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली करेगा। ईजी वीटी के बराबर नहीं होगा? नहीं होगा। अब सवाल ये है कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि दिस ईएमएफ is the steady state EMF when this reactance will be steady state reactance। मतलब कि जब रिएक्टेंस आपका steady state reactance आप यहां लेते हो तो यहां पे आपको steady state EMF मिलेगा। अगर आप यहां पे रिएक्टेंस XD डैश लेते हो तो यहां पे आपको जो EMF मिलेगा दैट इज ED डैश मिलेगा। और अगर आपका रिएक्टेंस XD डबल डैश लेते हो यहां पे, तो यहां पे आपको जो EMF मिलेगा वो आपको EG डबल डैश मिलेगा। तो बुक के हिसाब से सही बोला गया है, आप लोगों ने कमेंट भी किया और बिल्कुल वो सही है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हाँ भाई जब आपका रिएक्टेंस चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि रिएक्टेंस हम चेंज कर दिए और ईएमएफ को कांस्टेंट मान लिए, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते जनरेटर कैन बी, अल्टरनेटर कैन बी मॉडल एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। वो तभी होगा जब आपका रिएक्टेंस चेंज नहीं होगा। अब मैं इसका रीजन बताता हूं। जनरली बुक में ये रीजन नहीं दिया हुआ है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए क्योंकि वही मेन है। पूछा जाए कि क्यों होगा भैया, ऐसा बताओ। हम तो कह रहे हैं कि ये टर्मिनल वोल्टेज भी तो चेंज कर सकता है, राइट। या फिर आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है क्यों ईएमएफ क्यों चेंज होगा। जैसे आपने बोला कि बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट उसका स्पीड सेम है, सब चीज सेम है, तो उस हिसाब से ईएमएफ चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कमेंट थे। तो क्यों चेंज होगा? तो देखो लॉजिक समझो, यहां पे ये जो आपका रिएक्टेंस है, ये अल्टरनेटर का रिएक्टेंस वाइंडिंग रिएक्टेंस। जब भी कुछ ट्रांजिएंट स्टेट में सिस्टम जाता है तो वहां पे और भी रिएक्टेंस आ जाते हैं, रिएक्टेंस ड्यू टू डैम्पर वाइंडिंग, फिर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो रिएक्टेंस होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ईएमएफ है आप बोलते हो कि इस रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आपसे रीजन पूछा जाए क्यों करता है तो आप थोड़ा सा वहां सोचने लगते हो क्यों करता है। नहीं मालूम, आप यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगाते हो, ईजी डबल डैश इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IG डबल डैश इंटू XD डबल डैश। चूंकि इसके इक्वेशन में XD डबल डैश चेंज हो रहा है इसलिए EG डबल डैश चेंज हो रहा है। रॉन्ग, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। और ये प्रॉपर भी नहीं है। इस तरह का अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो ये इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि आपको यहाँ पे रिएक्टेंस जो है वो जो लोगे स्टेडी स्टेट लोगे तो स्टेडी स्टेट ईएमएफ, ट्रांजिएंट लोगे तो ट्रांजिएंट ईएमएफ,
सब ट्रांजिएंट लोगे तो सब ट्रांजिएंट, ऐसा क्यों मिलता है? लॉजिक सिंपल है। देखो हम जब पढ़े थे डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जो कि आप देखे होंगे क्रैश कोर्स में मैं पढ़ाया हूं, उसमें रिएक्टेंस आपका अल्टरनेटर का चेंज होता था। स्टेप में हम लोग दिखाते थे कि रिएक्टेंस आपका चेंज होता है, मतलब सबसे कम होता है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कम हो जाता है, क्यों कम होता है भैया? ये भी पता होना चाहिए। रिएक्टेंस कम होने से फ्लक्स कम हुआ कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अल्टरनेटर का फेजर डायग्राम देखोगे ना, तो फेजर डायग्राम कैसा होता है? नॉर्मली आपका फील्ड करंट इधर होता है, ठीक है? फील्ड करंट इधर मतलब कि फ्लक्स ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग इधर ही होगा। ईएमएफ आपका डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्यों 90 डिग्री होता है, ये सब बेसिक का पार्ट है, ऐसा होता है। अब मान लो यहां जो लोड है, ये जो लोड है वो प्योरली लैगिंग लोड है, मतलब प्योरली इंडक्टिव है। एक केस हम मान रहे हैं, तो प्योरली इंडक्टिव है। अभी आप सिस्टम को मान लो नो लोड पे है, नो लोड पे है सिस्टम, कुछ नहीं है, नो लोड पे है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज होगा, नो प्रॉब्लम। ईएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि सिस्टम नो लोड पे है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। अब जैसे ही आप लोड लगाते हो, जो लैगिंग लोड है प्योरली इंडक्टिव हम मान के चल रहे हैं, जैसे ही आप लगाते हो तो उसके वजह से यहां पे एक करंट फ्लो करता है, जिसको आप आई नॉट बोलते हो, वही आई नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे आर्मेचर करंट हो जाता है आई ए। तो प्योरली लैगिंग की वजह से जो आर्मेचर करंट है वो आई ए आपका किधर जाएगा? इस साइड 90 डिग्री लैग करेगा। प्योरली लैगिंग नहीं होगा तो थोड़ा सा एंगल पे लैग करेगा, लेकिन मैं एक नॉर्मली लैगिंग लोड में 90 डिग्री पे लैग करा के देगा। अब इस आर्मेचर करंट की वजह से भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई ए आर। ये फाई ए आर देखो फील्ड फ्लक्स को कम कर रहा है। दिस इज नोन एज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो कि आप अच्छे से पढ़ते हो जब आपको पढ़ाया जाता है सिंक्रोनस मशीन। इसी को आर्मेचर रिएक्शन से भी बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस करंट फाई ए आर हमारा क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, मतलब ओवरऑल फ्लक्स को डिक्रीज होना पड़ रहा है, और ईएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फ्लक्स होता है, हमको पता है। जो केपीकेडी 4.44 जो आता था FN5, उसमें देखो 5 ही रहता है ना। तो जैसे ही आपका फ्लक्स उस टाइम के लिए कम हुआ तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उस टाइम के लिए। धीरे धीरे फिर फ्लक्स अपना मेन पोजीशन पे आ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन उस टाइम के लिए फ्लक्स कम हो जाएगा। अब सिस्टम अगर लोडिंग पे है, सपोज करो ये लोडिंग पे है, और लोडिंग में मान लो ये करंट आपका, अब मैं केस कौन सा ले रहा हूँ? ये लोडिंग है, लोडिंग में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, उससे ईएमएफ कम हुआ, कितना? टर्मिनल वोल्टेज से कुछ कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि किस टाइप का इफेक्ट है, राइट? तो उस हिसाब से अगर आप ये देखो तो ऐसा कुछ फेजर डायग्राम है। अब देखो इसमें समझो, मान लो यहाँ पे फॉल्ट होता है, जैसे ही यहाँ फॉल्ट हुआ लोड तो खत्म, लोड का कोई रोल नहीं। फॉल्ट करंट जो प्रोड्यूस होगा वो मच ग्रेटर देन आई नॉट होगा कि नहीं होगा? होगा। लोडिंग के केस में जो भी करंट फ्लो कर रहा है, आप टर्मिनल को शॉर्ट करो, फॉल्ट करंट आपका बहुत ज्यादा होगा आई नॉट से। फॉल्ट करंट ज्यादा है, दैट मींस आई नॉट क्या है? इज नथिंग बट आर्मेचर करंट ही तो, ठीक है? तो आर्मेचर करंट क्या हुआ? बढ़ गया। जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ा उसके वजह से क्या हुआ? डी में फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग फाई ए आर भी अब बढ़ जाएगा, और जैसे ही फाई ए आर बढ़ेगा मतलब ओवरऑल डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और बढ़ गया। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जैसे ही बढ़ेगा ईएमएफ और क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए देखो गेट 2020 का जो सवाल था, स्टेडी स्टेट ईएमएफ इतना है, और जो हम सब ट्रांजिएंट ईएमएफ निकालेंगे जो भी, वो होगा 1 + j 0.2। देखो रिड्यूस हुआ ना। तो क्यों ईएमएफ रिड्यूस हुआ वो आपको ये फेजर डायग्राम बताता है, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि भाई अगर फॉल्ट होता है तो उस केस में हम सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेते हैं, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वाइंडिंग का जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसमें पैरेलल में हमारा XCR और ये सब भी आ जाता है, डैम्पर वाइंडिंग ये सब आ जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी फ्लक्स कुछ प्रोड्यूस होता है, लेकिन वहां पे ओवरऑल रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, XD डबल डैश आ जाता है, समझ में आ रहा है, उतना समझ में आ रहा है। लेकिन ईएमएफ कैसे रिड्यूस हो रहा है? Because of this demagnetizing effect, because of this armature reaction, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आपका फॉल्ट करंट बढ़ा, फॉल्ट करंट बढ़ा मतलब फ्लक्स ड्यू इन आर्मेचर बढ़ गया, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द फील्ड फ्लक्स, मतलब नेट फ्लक्स को डिक्रीज कर दिया, और नेट फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सब ट्रांजिएंट ईएमएफ आपका देखो स्टेडी स्टेट ईएमएफ से कम हो गया। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये है एग्जैक्ट रीजन जो आप बुक में नहीं देखे होंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो कैसे क्या हुआ है, और उसी हिसाब से फिर ट्रांजिएंट के लिए भी निकाल सकते हैं ना। ट्रांजिएंट के लिए भी आपका फॉल्ट करंट जैसा होगा उसी हिसाब से आर्मेचर करंट की वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। नॉर्मली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो आपको मिलेगा ही ना,
जब लोडिंग केस में होगा तब भी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन फॉल्ट के केस में चूंकि फॉल्ट करंट बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ गया, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ गया दैट मींस ईएमएफ तो रिड्यूस होगा ना बॉस। इसीलिए कहा जाता है कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस अगर आपका या एक्सटी रिड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ भी रिड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पे अगर आप XD लोगे तो यहाँ EMF आपका EF हो जाएगा, यहाँ XD डैश लोगे तो EF डैश हो जाएगा, यहाँ XD डबल डैश लोगे तो यहाँ EF डैश हो जाएगा। तो एक तो ये रीजन हो गया कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा रीजन मैं बताऊं, देखो दूसरा रीजन एक और तरीका है समझने का इस चीज को, उतना अगर नहीं समझ में आता है तो एक और तरीके से आप समझा सकते हो, और थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी देखते हैं, समझा के मैं देखता हूं आपको, शायद आप डाइजेस्ट कर लो इस चीज को। नहीं तो पहला वाला करेक्ट तो है ही, हमारा जो ये सॉल्यूशन है जिस तरह का एक्सप्लेनेशन है वो तो करेक्ट है ही। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है VT जनरली हम 1 पर यूनिट लेते हैं, जो भी हमारा 11 के भी तो 11/11 1 पर यूनिट हमारा होता है। टर्मिनल वोल्टेज इस पे डिपेंड करता है क्या, EMF पे। यस, प्रैक्टिकली तो डिपेंड करेगा ना, टर्मिनल वोल्टेज EMF पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फील्ड फ्लक्स को कम कांस्टेंट रखो, सब चीज कांस्टेंट रखो, तो EMF कांस्टेंट तो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। दूसरा, हम सिंगल मशीन के सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडिंग अपॉन द EMF। लेकिन यहाँ पे पावर सिस्टम नेटवर्क में मल्टी मशीन सिस्टम है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हंड्रेड्स ऑफ जनरेटर लगा हुआ है, और उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EF पे ही डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग वोल्टेज कंट्रोल में पढ़े हैं कि भैया टर्मिनल वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग कंपनसेशन टेक्निक, रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करके, ताकि ये वोल्टेज जो है हमेशा 1 पर पे रहे। लॉजिक समझ में आया? मतलब कि अगर बिफोर द फॉल्ट का हम बात करें और बिफोर द फॉल्ट में यहां पे लोड मान लीजिए ZL लगा हुआ है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा आपका 1 पर यूनिट पे है, चाहे आप EMF और XD को चेंज करते रहो। एक थोड़ा डाइजेस्ट करो इस चीज को, थोड़ा सा मतलब लॉजिकली लगेगा कि अरे ऐसा कैसा हो गया, EMF पे डिपेंड तो होना चाहिए। मल्टी मशीन सिस्टम, लास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे हम वोल्टेज कंपनसेशन, वोल्टेज कंट्रोल से हम VT को 1 पॉइंट मान ही लिए हैं, मतलब कि हम वोल्टेज को 1 पॉइंट से हिलने नहीं देंगे, चाहे आप EMF XD चेंज करते रहो कुछ भी, लेकिन ये 1 पॉइंट ही रहेगा। तो उस लॉजिक से अगर आप सोचोगे तो चूंकि आप टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट पे आप मेंटेन कर रहे हो बाय यूजिंग एक्सटर्नल मींस, तो यहां पे आपका करंट कितना है, I0, जिसको आप लोड करंट भी बोलते हो, और ये लोड करंट ही तो आपका इधर भी फ्लो करता है, I0। मानते हो इस बात को, राइट? तो ये I0 तो फिक्स्ड हो गया डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड टर्मिनल वोल्टेज, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है EMF पे। तो आप जो बोलते हो ना कि IG डबल डैश हम पहले निकालते हैं फिर EMF निकालते हैं, वो एक KVL इक्वेशन से हम डिपेंडेंसी दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका जो करंट है वो डिपेंड करता है लोड और उसके टर्मिनल वोल्टेज पे, रेस्ट पे नहीं। अब देखो ये हमारा फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स कैसे कर दिए, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज और लोड को हम फिक्स कर दिए। तो अब इसको XD अगर लेते हो तो इसको EMF ले लो, XD डैश लेते हो तो EF डैश हो जाएगा, और XD डबल डैश ले लोगे तो EF डबल डैश। उससे टर्मिनल वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? तो इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, सिंगल मशीन की सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंगल मशीन सिस्टम में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा इजी नहीं है डाइजेस्ट करना, लेकिन पहला वाला अगर आपको समझ में आ गया है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जैसे फ्लक्स रिड्यूस हुआ, फील्ड फ्लक्स को अगर रिड्यूस करने की कोई कोशिश करेगा तो EMF भी डिप होगा, डाउन होगा। इसलिए सब ट्रांजिएंट EMF हमारा 1 + j0.2 आएगा, ना कि 1 + j0.7। मतलब कि अब आप ये स्टेटमेंट लिख लो कि जब भी आपका रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर चेंज कर रहा है बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट, देन EG इज नॉट इक्वल टू EG डबल डैश। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? नहीं होगा, ऐसा आप मान के बना रहे हो तो वो गलत एजम्पशन है। जो गेट 2001 में सवाल आया था वो गलत एजम्पशन लेके सिर्फ ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्योंकि ऑप्शन में 6.4 था तो 6.4 है, मतलब कि उसके हिसाब से आप एजम्पशन करके कर दिया। अगर हम ऑप्शन में 5.08 दे देते तो क्वेश्चन सही हो जाता। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत हो सकता है, जिन्होंने बनाया है वो ऑप्शन गलत कर सकते, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्लियर? तो एक नोट आप लिख लीजिए, वेन एवर द रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट चेंजेस, देन इन दैट केस द EMF विल ऑल्सो चेंज। गॉट माई पॉइंट? और उसको अगर हमको सोल्व करना है तो वी हैव टू मेक द 3 सर्किट। फर्स्ट सर्किट हम बना रहे हैं स्टेडी स्टेट सर्किट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्यों तीनों सर्किट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी समझना जरूरी है।
स्टेडी स्टेट सर्किट अगर हम बनाते हैं तो देखिए कैसा बनेगा, ये हमारा ईएमएफ हो गया ईजी, ईजी लिख रहे हैं मतलब स्टेडी स्टेट की ही बात हुई। ये हमारा स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस एक्सडी, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट पे है, और ईजी कितना दे रखा है 1 प्लस जे 0.7। चूंकि ईजी इज नॉट इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, दैट मीन्स कि सिस्टम इज एट लोड। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लोड वहां रेजिस्टिव है, यहाँ पे लोड नहीं मेंशन है, इसलिए हम बराबर नहीं ले रहे। लॉजिक सही नहीं है, समझो इस चीज को, है ना। लॉजिकली आज मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अब लोड कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा करंट क्या फ्लो करेगा आई नॉट। जब तक टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट है यहाँ पे आई नॉट फ्लो करेगा। लोड अगर आपका सेम है तो उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दूसरा आप देखिए, ये आपको मैं बोला था कि t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे आप बनाओ जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट। अच्छे से लिखना, ठीक है। जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट में आपको जो ईएमएफ लेना है वो ईजी डबल डैश लेना। अब देखो यहां पे भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। एक्सडी डबल डैश जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट मतलब कि फॉल्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब ये तो अभी 1 पर यूनिट पे ही है ना भैया, और ये जब 1 पर यूनिट पे है और लोड भी कनेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ जो करंट है वो आई नॉट ही फ्लो कर रहा है, और यहाँ भी करंट जो फ्लो कर रहा है वो लोड करंट के बराबर ही फ्लो कर रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत? अभी जो मैं आपको यहां एक्सप्लेन किया था कि एक्सडी डबल डैश ईजी डबल डैश, एक्सडी डैश ईजी डैश, एक्सडी ईजी, उसका कुछ मतलब नहीं है इस लोड वोल्टेज और लोड करंट से फॉर मल्टी मशीन सिस्टम, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप सोचोगे सर फॉल्ट तो हुआ नहीं और ईजी डबल डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईजी डबल डैश कब आएगा? आफ्टर द फॉल्ट। फॉल्ट हुआ उसके बाद हम सब ट्रांजिएंट ईएमएफ हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है, सर्किट को मॉडल हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लोड करंट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर, लोड करंट is depending upon the terminal voltage, and here load is constant and terminal voltage is also maintained to be constant because of some compensation technique, है ना। compensation equipment लगा के हम यहाँ पे terminal voltage को भी 1 पर यूनिट पे रख रहे हैं। that means this XD dash and EG dash is depending upon each other in order to satisfy the KVL, but load current is not depending upon EG dash and XD double dash. Got my point? ठीक है, तो इस तरह का एजम्पशन करके आप यहाँ पे अगर EG निकालना है तो XD ले लो, EG डबल डैश निकालना है तो XD डबल डैश, EG डैश निकालना है तो XD डैश। ऐसा नहीं कर सकते XD डैश और EG ले लिए, गलत हो जाएगा, जो अभी हम लिए थे पिछले वाले लेक्चर में। क्लियर? उसके बाद तीसरा सर्किट जो आपको बनाना है, थर्ड सर्किट यू हैव टू मेक एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, दैट मीन्स जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट। अच्छे से लिखना, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट। तो आफ्टर द फॉल्ट तो हमको मालूम ही ना बॉस, ये आफ्टर द फॉल्ट तो EG डबल डैश आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आफ्टर द फॉल्ट आपका EG डबल डैश, ये तो हुआ ही, XD डबल डैश ये भी हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज तो शॉर्ट हो गया ना, क्योंकि फॉल्ट हो गया। आफ्टर द फॉल्ट की बात हो रही है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, और टर्मिनल वोल्टेज शॉर्ट हो गया तो अब यहां जो करंट फ्लो करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं IG डबल डैश। तो 3 सर्किट क्यों जरूरी है? देखो लॉजिकली सोचो तो 3 सर्किट क्यों जरूरी है, आप खुद समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब ट्रांजिएंट ईएमएफ निकालना है, सेकंड सर्किट से निकल जाएगा। अगर आपको सब ट्रांजिएंट करंट निकालना है, थर्ड सर्किट से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। यहां से आप तब निकाल सकते हो जब इसको शॉर्ट कर दो, तो इसी को शॉर्ट करके तो हम थर्ड सर्किट बना दिए, इसलिए हम हर को सेपरेट कर दिए ताकि आपको डाउट ना हो। क्लियर हो गया इतना बात? मतलब इस चीज को आप समझ गए हो। अब इसी बेस पे जितना भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको, जिसमें सब ट्रांजिएंट ईएमएफ या ट्रांजिएंट ईएमएफ या कुछ भी निकालने को बोले, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ट्रांजिएंट ईएमएफ पूछता, यहाँ क्या लेते? EG डैश XD डैश, यहाँ क्या लेते? EG डैश XD डैश। क्लियर हो गया? और इस तीनों सर्किट के हिसाब से आप चलोगे तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। अब देखो पहले वाले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम I0 फाइंड कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट करंट कितना है तो इजिली हमको मिल जाएगा, दैट इज EG माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, J ले लीजिएगा, सब फेजर में रहेगा। यहां से आपको शायद I0 मिलेगा 1 एट एन एंगल ऑफ 0। कैसे? 1 प्लस J 0.7 माइनस J 0.7 खत्म हो गया अपॉन XD डैश माइनस 1 J 0, यस 1 एट एन एंगल ऑफ 0। ये 1 एट एन एंगल ऑफ 0 आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो,
तो यहाँ का करंट मिल गया, तो यहाँ से हम EG डबल डैश निकाल लेंगे। कैसे? टर्मिनल वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट पे है ही, और I नॉट इंटू XD डबल डैश। टर्मिनल वोल्टेज 1, I नॉट कितना 1 एट एन एंगल ऑफ 0, J 0.2 हो गया 1 प्लस J 0.2। यही आपका आंसर था 1.02। तो सेकेंड सर्किट में जाता ही हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता सब ट्रांजिएंट करंट बताओ, तो सब ट्रांजिएंट करंट जैसे ही पूछता तो फर्स्ट सर्किट से हम ये निकाले, सेकंड सर्किट से ये निकाले, और थर्ड सर्किट में अब हम EG डबल डैश हमको मालूम है, तो IG डबल डैश इज इक्वल टू EG डबल डैश अपॉन XD डबल डैश। कितना होगा? दिस इज 1 प्लस J 0.2 अपॉन XD डबल डैश कितना है? J 0.2। जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। इसलिए मैं बोला 3 सर्किट बनाना जरूरी है। जब भी आपका रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर चेंज हो रहा है तो आप इस तरह से प्रोसीड करो। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया हूं, और इस तरीके से अगर आप प्रोसीड करोगे तो आपको कभी भी गलत नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो वो नॉर्मल अप्रोच ना। अब देखो हम लोग जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसमें हम थेवेनिन अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि थेवेनिन अप्रोच गलत हो जाएगा, वहां सॉल्व कर सकते हैं थेवेनिन अप्रोच से। तो मैं देखा हूं इवन जो सॉल्यूशन, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलो इसी को मैं आपको थेवेनिन अप्रोच से बताता हूं कि कैसे निकालें लोग, ठीक है। और मैं थोड़ा सा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, तब आपको समझ में आएगा कि थेवेनिन अप्रोच से भी तो आना चाहिए ना, इतना ही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इससे अलग नहीं आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आप I नॉट निकाल लिए स्टेडी स्टेट से, दैट इज 1 एट एन एंगल ऑफ 0। सर्किट कैसा बना रहे हैं आप? देखो सर्किट आप बना रहे हैं, दिस इज EG, ठीक है, दिस इज XD, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट है। ध्यान से रखिएगा, थेवेनिन सर्किट से हम सॉल्व कर रहे हैं। मेथड 2 लिख के आप इसको बनाओ, ठीक है। दिस इज मेथड 2। ये आपका लोड हो गया, यहां आपका I नॉट फ्लो कर रहा है, राइट, यहां भी आपका I नॉट फ्लो कर रहा है। ये आपका स्टेडी स्टेट सर्किट है। अब थेवेनिन सर्किट क्या बोलता है? थेवेनिन सर्किट बोलता है कि जो भी आप सोर्स लगाए हो उसको आप शॉर्ट करो, और शॉर्ट करने के बाद आप क्या करो, जो जहां भी फॉल्ट हो रहा है, चूंकि अब फॉल्ट हो गया है तो XD डबल डैश, ये आपका अपोजिट पोलैरिटी का आप 1 पर यूनिट लगा दो। यही बोलता है ना थेवेनिन सर्किट, कुछ ऐसा। और ये आपका लोड है जिसमें आपका करंट I नॉट ही फ्लो करेगा। ऑब्वियसली निकालोगे तो I नॉट ही फ्लो करेगा। यहां आप जो निकालते हो, जिसको डेल I नॉट ले लो, यस, और यहां पे आप जो निकालते हो दिस इज डेल IG। तो डेल IG आपको जो मिलेगा दैट इज 1 अपॉन XD डबल डैश, राइट। अब इस स्टेडी स्टेट सर्किट को और थेवेनिन सर्किट को जब आप सुपर इंपोज करते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम जो लगाते हैं, जब इन दोनों को आप सुपर इंपोज करते हो तो आपको पोस्ट फॉल्ट सर्किट मिल जाता है। कैसा? देखो पोस्ट फॉल्ट सर्किट आपको मिलता है कुछ ऐसा। चूंकि ये 1 पर यूनिट और -1 पर यूनिट आपका शॉर्ट हो गया, और ये लोड, तो आप ये बोलते हो कि यहां जो करंट होगा दैट इज I नॉट प्लस डेल IG, दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां इधर I नॉट और डेल I नॉट भी आप निकालोगे तो I नॉट ही आएगा, तो यहां पे आपका करंट क्या हो जाएगा? 0। तो आप बोलते हो कि यही तो फॉल्ट करंट हो गया, दैट इज I नॉट प्लस डेल IG। और आप क्या करते हो? फॉल्ट करंट बोल देते हो I नॉट प्लस डेल IG, जो भी आंसर वो हो गया। उसके बाद आप निकाल देते हो EG डबल डैश इज इक्वल टू I नॉट प्लस डेल IG मल्टीप्लाइड बाई XD डबल डैश। इसको आप EG डबल डैश लेते हो, इसको XD डबल डैश, ऐसा ही कुछ करते हो ना। आंसर तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। देखो सिंपल सी लॉजिक है। I नॉट हमारे पास है 1 एट एन एंगल ऑफ 0। थेवेनिन सर्किट से अगर हम डेल IG निकाले तो XD डबल डैश कितना है? J 0.2। तो डेल IG कितना आ जाएगा? 1 बाई J 0.2, दैट इज दिस इज इक्वल टू -J5, राइट। अब I नॉट प्लस डेल IG आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस J5। XD डबल डैश कितना है? XD डबल डैश J 0.2। तो कीजिए इसको, आपको क्या मिलेगा? J 0.2 प्लस 1। आंसर तो इससे आ गया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको लगता है कि ये प्रोसीजर मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कैसे? मैं बताता हूं। देखो
पहले वाले से तो समझ में आ गया, नॉर्मल प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं, 3 सर्किट बना के हम कर लेंगे। थेवेनिन से अगर हम जाते हैं तो स्टेडी स्टेट सर्किट और इस सर्किट दोनों को सुपर इंपोज कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है, ऐसा कुछ है ना। और उसके बाद हम इजिली निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज EG, दिस इज XD, राइट। EG है और XD है, और यहाँ कितना है XD डबल डैश, मतलब रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर यहाँ पे चेंज हुआ और उस दोनों को आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हो। अगर इस दोनों में सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लगाओगे आप खुद सोचो। सुपरपोजिशन थ्योरम तब लगता है जब आपका सर्किट सेम होता है, सर्किट का पैरामीटर सेम होता है। क्या हम सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें लगा सकते हैं क्या, आप मुझे बताओ। ये देखो, दिस इज 2 वोल्ट, यहां पे रेजिस्टेंस ले लो 1 ओम, यहां पे ले लो 1 ओम, तो ऑब्वियसली यहां पे कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। अब इसको आप सुपर इंपोज करो, यहां शॉर्ट करो टर्मिनल को, ये 1 वोल्ट लो, माइनस प्लस 1 वोल्ट लो, और ये 1 1 है, तो रेजिस्टेंस यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। और देखो यहां पे हम EMF को शॉर्ट कर दिए और यहां पे 1 वोल्ट अपोजिट पोलैरिटी का ले लिए, कॉन्सेप्ट तो वही हुआ ना, मतलब सेम चीज है ना। ये थेवेनिन सर्किट हो गया, ये DC में, तो उस हिसाब से ऐसा कर दिए। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 1 है, यहाँ 1 1 है, तो हम इन दोनों को सुपर इंपोज कर सकते हैं और उसका जो नेट सर्किट हमारा बनेगा वो ऑब्वियसली कैसा बनेगा, ये हमारा 2 वोल्ट हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 वोल्ट है और ये माइनस 1 वोल्ट है तो ऐसे शॉर्ट हो गया, और ये लोड 1 हो गया। ऐसे ही कुछ होगा ना, ये 1 वोल्ट एक्चुअल में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लो, ठीक है। तो फिर यही तो है स्टेडी स्टेट सर्किट, थेवेनिन सर्किट ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो मुझे बताओ, ये अगर हम 0.5 ओम कर दें तो क्या ये सर्किट को सुपर इंपोज करके यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 + 0.5 क्या लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। इसलिए मतलब लॉजिकली देखा जाए तो ये सर्किट सुपर इंपोज हम नहीं कर सकते। सुपर इंपोज करने से हमारा मतलब थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है ना, कि सर्किट के पैरामीटर को ही हम चेंज कर दिए, मतलब 2 सर्किट को सुपर इंपोज कर सकते हैं क्या। सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा जो लगता है वो आपका सेम सर्किट में लगता है, बस हम वोल्टेज और करंट को चेंज करते हैं। मतलब वोल्टेज सोर्स को हम 2 से 4 कर सकते हैं, या फिर करंट सोर्स है तो उसको हम 4 से 6 कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें पैसिव एलिमेंट जो लगा हुआ है 1 ओम 2 ओम, उसको हम चेंज करके और उस दोनों सर्किट को सुपर इंपोज कर दें, वैसा नहीं कर सकते। तो अगर आप ये स्टेडी स्टेट सर्किट और इसको अगर आप सुपर इंपोज करते हो, 1 सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं कि XD बराबर है, तो यहां तो आपको EG डबल डैश नहीं मिलेगा ना, EG मिलेगा, क्योंकि यहां तो EG ले रहे हो। लॉजिक समझ में, इसलिए सेकेंड सर्किट की जरूरत होती है। और अगर आपको इसको थेवेनिन से सोल्व करना ही है तो आप यहां EG डबल डैश लो और यहां XD डबल डैश लो। I0 आपका डिपेंड कर नहीं रहा है इन दोनों पे, I0 आपको मिल गया, और इसको सुपर इंपोज करोगे तब ये हम मान सकते हैं कि ये और सर्किट और ये सर्किट दोनों को सुपर इंपोज करके जो निकालोगे वो नेट सर्किट सही होगा। और उस हिसाब से भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग थेवेनिन सर्किट में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, या क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम आपके लिए फिर और भी वीडियो बना देंगे। क्लियर हुआ। तो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, थेवेनिन सर्किट से भी आंसर आएगा, थेवेनिन कॉन्सेप्ट से भी आंसर आएगा, और नॉर्मल प्रोसीजर में 3 सर्किट बना के जो मैं बताया हूं उससे भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थेवेनिन सर्किट से जा रहे हो तो ध्यान रखना है, स्टेडी सर्किट को सुपर इंपोज मत कर देना थेवेनिन सर्किट से। किसको करना, जो t = 0 माइनस जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट वाला जो सर्किट जिसमें EG डबल डैश और XD डबल डैश लेते हैं, उसको और थेवेनिन सर्किट को आप सुपर इंपोज कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिकली मतलब लॉजिकली सही लगेगा। जब आप ES में जब आप लिखते हो कन्वेंशनल पेपर में, उसमें अगर आप EG XD यहां दिखा के ऐसे सोल्व कर दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, EG डबल डैश XD डबल डैश लेकर तब कीजिएगा। और मैं ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि I0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और टर्मिनल वोल्टेज हम ये एजम्पशन तो इतना मान के चलेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज जब तक फॉल्ट नहीं हो रहा है तब तक वो 1 पर यूनिट पे कांस्टेंट है। EMF चेंज हो सकता है, फील्ड वाइंडिंग में हम चेंज कर दे, या फील्ड फ्लक्स को हम चेंज कर दे, या फील्ड करंट को चेंज कर दे, EMF चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस को चेंज करेंगे, EMF चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्मिनल वोल्टेज है फिक्स्ड है, दैट मींस कि लोड करंट फिक्स्ड है। इसलिए आप देखे होंगे स्टीवेंसन के बुक में आपको डायरेक्ट ऐसा KVL इक्वेशन लिख दिया था, EG डबल डैश इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस I0 इंटू XD डबल डैश। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ I0 ले रहे हैं और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और सब ट्रांजिएंट EMF निकाल रहे हैं। मतलब स्टेडी स्टेट करंट आप ले रहे हो और निकाल रहे हो EMF सब ट्रांजिएंट। ऐसा कैसे, अगर आपको निकालना ही है तो इसको आप IG डबल डैश करते तब तो,
या आई नॉट डबल डैश करते तब तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से हम उसको एक्सप्लेन किए आपको इस तरीके से कि आई नॉट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द ईएमएफ एंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, आई नॉट इज डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल वोल्टेज एंड वी नो टर्मिनल वोल्टेज इन एनी सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, दैट इज 1 per unit, राइट। तो उस हिसाब से हम जा रहे हैं और जाकर निकाल रहे हैं, तो हमको सब चीज समझ में आ रहा है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को गेट 2001 वाला जो सवाल है उसको बनाइए। तो चलिए मैं आपको बनाकर उसको दिखाता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। ओके, सी दिस क्वेश्चन, गेट 2001 का क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में मैं आपको दिखा दिया था कैसा क्वेश्चन था। गेट 2001 का क्वेश्चन आया था जिसमें आपका रिएक्टेंस चेंज हो रहा था बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट। यहाँ पे आपका फॉल्ट हुआ और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि करंट बताओ IG डबल डैश, ठीक है। तो कल जो मैं बताया था वो रॉन्ग तरीका था, रॉन्ग वे ऑफ अप्रोच था, उसमें आपका 6.4 पर यूनिट आ रहा था, ऑप्शन में भी 6.4 दिया हुआ था और उसको आप टिक करके आ गए थे ये एज्यूम करके कि ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर सेम रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दोनों डिफरेंट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ईएमएफ अल्टरनेटर चेंज नहीं होगा, चेंज हो गया। तो उस पॉइंट से जब भी आपका रिएक्टेंस चेंज होता है तो मैं क्या बोला, 3 सर्किट आप बनाओ। पहला सर्किट स्टेडी स्टेट, दूसरा सर्किट आप जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट और तीसरा जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट। ये 3 सर्किट बनाओ, उसके बाद निकालो। तो मैं फटाफट अब टाइम नहीं लूंगा, फटाफट मैं बना के आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए पावर इन पर यूनिट में पहले ही बता दिया था, पिछला लेक्चर आप देखो 400/500 MVA का ये अल्टरनेटर था, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0.8 आता था और यही आप VI करोगे तो आपको I नॉट मिल जाता है, दैट इज 0.8 एट एन एंगल ऑफ 0, क्योंकि रेसिस्टिव लोड है। तो अब देखो स्टेडी स्टेट अगर हम सर्किट बनाएं तो स्टेडी स्टेट सर्किट में हम कौन सा EMF EG लेंगे, यहां पे हमारा XD होगा, JXD, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट पे, ठीक है। यहां लोड लगा हुआ है और लोड करंट हम निकाल लिए 0.8 एट एन एंगल ऑफ 0। तो यहां से हम स्टेडी स्टेट EMF तो निकाल लेंगे, लेकिन स्टेडी स्टेट EMF से फिर हम सब ट्रांजिएंट EMF हमको अलग से निकालना होगा, तो वो चीज हम यहां नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये हमारा पहला सर्किट हो गया। दूसरा सर्किट हम बोल रहे हैं जस्ट इमीडिएटली बिफोर में आप क्या करो, सब ट्रांजिएंट EMF ले लो, EG डबल डैश, ठीक है, और ये आपका XD डबल डैश हो जाएगा। अभी भी आपका फॉल्ट नहीं हुआ है, चूंकि फॉल्ट नहीं हुआ है तो करंट आपका 0.8 एट एन एंगल ऑफ 0 ही होगा। और तीसरा सर्किट आपका कौन सा होगा, आफ्टर द फॉल्ट सर्किट, EG डबल डैश, दिस इज XD डबल डैश, और टर्मिनल वोल्टेज को हम शॉर्ट कर दिए, मतलब लोड हमारे किसी काम का नहीं रहा, लोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे थर्ड सर्किट से आपको कौन सा मिल जाएगा, IG डबल डैश। मैं यही बोला ना, जब भी आपका रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर चेंज हो आप 3 सर्किट बनाओ, फटाफट कर लो। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमारा 0.8, पहले वाले सर्किट से हम 0.8 एट एंगल ऑफ 0 ले लिए, पहला सर्किट का बात खत्म। स्टेडी स्टेट EMF हमसे नहीं पूछा है, इसलिए हम नहीं निकालेंगे। दूसरे सर्किट में आए, अब हमको देखो तीसरा सर्किट IG डबल डैश हमको अगर चाहिए, IG डबल डैश अगर चाहिए तो हमको EG डबल डैश पता होना चाहिए अपॉन XD डबल डैश, यही होगा ना। तो EG डबल डैश हम इस सर्किट से निकाल लेंगे, कैसे, EG डबल डैश इज इक्वल टू, टर्मिनल वोल्टेज आपका अभी भी 1 पर यूनिट पे है, तो 1 प्लस JXD 0.8 एट एन एंगल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई XD डबल डैश कितना है, J 0.2। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस J 0.16 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16, 0.16, J 0.16, और इसको आप यहां पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस J 0.16 अपॉन XD डबल डैश J 0.2। आप निकालोगे तो इसको आएगा 5.02। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मुझे कैल्सी अभी है नहीं हमारे पास। तो जो आंसर करेक्ट आएगा आपका सब ट्रांजिएंट करंट दैट इज 5.2 या 5.02, आप देख लेना, क्योंकि कैल्सी मेरे पास नहीं है तो मैं निकाल नहीं सकता इसका कितना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो आंसर आएगा इतना आएगा। गेट ने जो दिया था वो 6.4 दिया था। तो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते थे। 2001 में क्या होता था, पेपर जो आपको मिलता था हार्ड कॉपी मिलता था, उसमें आप सॉल्व करके देते थे। तो उस टाइम में चैलेंजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये 2021 में पूछेगा, तो हम इसी प्रोसेस से जाएंगे और चैलेंज करेंगे आपका रॉन्ग है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी क्या बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले 18-19 साल से बहुत लोग पढ़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस करने लगे हैं, तो उस पॉइंट को देखकर अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2001 में ऐसा आया था जो कि गलत है, 6.4 नहीं होगा, 5 पॉइंट जो भी है, इसका आंसर जो भी होगा 5 पॉइंट समथिंग में आता है, जो भी आएगा वो होगा। अब सवाल ये है कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्ट वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन कॉन्सेप्ट भी तो जा सकते हैं, थेवेनिन कॉन्सेप्ट से भी तो इसको निकाल सकते हैं। तो थेवेनिन कॉन्सेप्ट से निकाल के देख लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। थेवेनिन कॉन्सेप्ट से हम निकाल के देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मेथड 2 आप लिख लो। मेथड टू है आपका थेवेनिन। अगर थेवेनिन कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो कैसा, तो हम थेवेनिन कॉन्सेप्ट में आपको क्या बोले, देखो यहाँ रिएक्टेंस चेंज हो रहा है, रिएक्टेंस चेंज हो रहा है तो पहले आप जो बनाओगे जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट वाला सर्किट बना लो, दैट इज Eg डबल डैश जस्ट बिफोर द, और JXD डबल डैश, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज VT1 पर यूनिट, बिफोर फॉल्ट आपका ऐसा कुछ सर्किट है, और यहाँ पे करंट है दैट इज 0.8 एट एन एंगल ऑफ 0। अब थेवेनिन सर्किट क्या बोलता है, थेवेनिन सर्किट बोलता है कि भैया जहां यहाँ पे आपका ये 1 पर यूनिट का लगा हुआ है ना, ये 1 पर यूनिट का लगा हुआ है। थेवेनिन सर्किट बोलता है जस्ट इसके अपोजिट में लगा दो और बाकी EMF को हटा दो, शॉर्ट कर दो, तो ये आपका JXD डबल डैश हो गया, ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका -2 + 1 पर यूनिट हो गया, और ये आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है, जो भी लोड है ऐसा। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज I0। अब इस सर्किट को सुपर इंपोज करो, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 5 एट एन एंगल ऑफ 90, 5 एट एन एंगल ऑफ -90। XD डबल डैश कितना है, J0.2, तो यहाँ का आप डेल IG बताओ, डेल IG इज इक्वल टू 1 अपॉन JXD डबल डैश J0.2, 5 एट एन एंगल ऑफ -90। बारिश हो रही है, बारिश का आवाज को इग्नोर करना, ठीक है, 5 एट एन एंगल ऑफ -90। इन दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तब जाके हमको आफ्टर द फॉल्ट सर्किट मिलेगा, दैट इज EG डबल डैश, यहाँ पे आपका XD डबल डैश होगा। देखो दोनों सर्किट में XD डबल डैश है, तो हम कर सकते हैं ऐसा, ये हमारा शॉर्ट हो गया और ये लोड किसी काम का है नहीं। अब यहाँ पे आपको करंट निकालना है, दैट इज IG डबल डैश। तो IG डबल डैश क्या होगा, इसका और इसका सुपर इंपोज करके जो आपका वैल्यू होगा दैट इज IG डबल डैश इज इक्वल टू I0 0.8 एट एन एंगल ऑफ 0 और डेल IG प्लस 5 एट एन एंगल ऑफ -90। निकालिए, आपको उतना ही मिलेगा 0.8 और यहाँ पे -j5, तो जो निकालेंगे वो 5.02 के ही आसपास आएगा। मतलब कि थेवेनिन कॉन्सेप्ट से भी हम निकाल रहे हैं तो हमारा 5 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है, ना कि 6.4 आ रहा है। तो कोई भी सर्किट अगर हम निकालते हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको हम चेक कर सकते हैं ना, एक नॉर्मल प्रोसीजर से गए हमारा आंसर इतना आ रहा है, लेकिन जब हम थेवेनिन सर्किट से लगा रहे हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो थेवेनिन सर्किट से भी आपका सेम आ रहा है, नॉर्मल प्रोसीजर जो 3 सर्किट बना के करते थे उससे भी सेम आ रहा है। तो बस कंक्लूजन मेरा ये है इस वीडियो में कि जब भी आपका रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर चेंज होगा तो EMF भी चेंज करो, चाहे कुछ भी हो, नेट टाइप रहे, कुछ भी रहे, अगर ऑप्शन वाला रहे उसमें मैच नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, सबको मार्क्स मिलेगा क्योंकि आप चैलेंज करोगे, है ना। और उसके बाद उस केस में आपको क्या करना है, 3 सर्किट बनाओ, स्टेडी स्टेट सर्किट जस्ट इमीडिएटली बिफोर द फॉल्ट एंड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट। ये 3 सर्किट से डिफरेंट निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट सर्किट में हम लोड करंट निकाल सकते हैं, तो स्टेडी स्टेट EMF निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला सर्किट है जस्ट इमीडिएटली बिफोर द सर्किट में हम सब ट्रांजिएंट EMF निकाल सकते हैं, लोड करंट तो सेम ही रहेगा। और आफ्टर द फॉल्ट सर्किट वाले में सब ट्रांजिएंट करंट निकाल सकते हैं, और उसी को आप रिप्लेस भी कर सकते हो ट्रांजिएंट EMF एंड ट्रांजिएंट करंट से भी। अगर आपसे ट्रांजिएंट EMF पूछ दिया, XD डैश पूछ दिया या EG डैश पूछ दिया, EG डैश अगर पूछ दे तो उस केस में आपको XD डैश लेना होगा। क्लियर। तो ये था आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। आई थिंक 40-50 मिनट का वीडियो हो गया होगा, लेकिन बड़ा है तो क्या हुआ, इसमें जो आप सीखे हो उससे आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप डंके की चोट पे बोल सकते हो कि आपको क्या यहाँ पे लेना है, नहीं लेना है, क्या गलत है, क्या सही है। हमेशा रिएक्टेंस चेंज होगा, EMF चेंज होगा, बस ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करो, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कॉमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी ले आ रहे हैं और टाइम पास आपका भी कर रहे हैं और अपना टाइम का भी हम वेस्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। आपको अगर किसी और टॉपिक पे, सर्टेन टॉपिक पे अगर कुछ वीडियो चाहिए, चाहे वो आपका नेटवर्क से हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, चाहे वो मशीन से हो, चाहे वो आपका पावर सिस्टम से हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। हमें लगेगा तो हम उस पर बना देंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से रखते हैं इसको। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर दो, ठीक है, और लोगों से शेयर भी करो, क्योंकि ये इतना डिटेल में आप नहीं देखे हो। किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बता दो जो इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, नहीं करते, है ना। तो आपको अगर ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आपका भी इतना बनता है कि आप इसको लाइक करके और शेयर कीजिए। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका डिमांडिंग टॉपिक होगा उसके साथ। ओके, थैंक यू।